हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो क्लास आपको दे रहे हैं अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के तहत। तो देखिए, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल की हम बात करें दोस्तों, तो ये जो चैनल है वो राजस्थान के एग्जाम्स के लिए जो विशेष बनाया गया है, तो उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए सुबह से लेकर देर रात तक हम जो क्लासें देते हैं, वहां भी हमारी टीम की यदि विशेष बात हम करें तो दोस्तों, जैसे अनअकैडमी पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वर्तमान स्वरूप में है और लाइव क्लास से इसकी विशेष से जो अपनी पहचान है, कोई रिकॉर्डिंग क्लासेस का मैटर यहाँ पे नहीं रहता। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि मंडे टू जो फ्राइडे जो शेड्यूल होता है उससे कुछ हटकर सैटरडे संडे को हम आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लाते हैं। तो सैटरडे संडे को हम जो स्पेशल क्लासेज आपके लिए लेके आते हैं उसमें आपको अलग अलग तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और जिसमें मेरी यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में एक नई पहल मैं आपके लिए कर रहा हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, खासतौर पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, इन तीनों का मिश्रण और जिला दर्शन के रूप में मैं लेके आया हूं। तो जिला दर्शन का जो पार्ट मैंने पहले भी आपको जयपुर जिला दर्शन का एक करवाया है और जयपुर जिला दर्शन का पार्ट जो जो अब चलेगा वो सेकंड वाला है। लंबा चौड़ा है इसलिए दो पार्टों में होंगे, कई जिले तो एक ही पार्ट में हो जाएंगे। तो यदि आप इन 33 जिलों को देख लेते हो तो आपकी कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी और काफी हद तक पॉलिटी वगैरह भी आपके कंप्लीट हो जाएगी। तो क्यों न है आप हमारे साथ जुड़कर इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, जो लाभ आपको हम देना चाहते हैं वो आप बिल्कुल उठाइए दोस्तों। क्योंकि इस समय जो कोरोना का वक्त चल रहा है, वैकेंसियों का दौर चल रहा है, कोचिंगे ऑफलाइन बंद है, तो आपके सामने ऑप्शन क्या बचते हैं? फिर कोई ऑप्शन आपके सामने है नहीं। वैकेंसी एक के बाद एक एक आ रही है, एग्जाम्स एक के बाद एक हो रहे हैं, तो फिर ऑप्शन आपके पास में बचते ही नहीं है। तो फिर मित्रों, आपको संकोच करना ही नहीं चाहिए और बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए। वादा करता हूं आपसे, कोई समस्या आपको किसी भी प्रकार की होने नहीं दूंगा। मैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको होने नहीं दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि दोस्तों, जैसा कुछ बातें मैं आपको अनअकैडमी की बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पे यदि मैं बात करूं तो जैसा आपको मालूम है क्यों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सही दिशा व सही समय का ज्ञान ही तो मुझे आपको देना है। यदि सही दिशा व सही समय का ज्ञान यदि नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल जब भी अपने फैसले लो, सटीक फैसले लीजिए जीवन में। दुनिया क्या कह रही है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके इस समय विरोधी हैं, जब आपकी सर्विस लग जाएगी वही लोग आपकी सफलता के लिए बधाइयां देते पड़ेंगे। तो क्यों न दोस्तों, जीवन को इसी प्रकार से जिए जाए कि आने वाली पीढ़ियां, देखो दोस्तों, आप ये सोचते हो कि मेरे साथ मतलब मैं हूं और फिर मेरे बाद में यदि मैं बात करूं तो बस मैं हूं मैं हूं मैं हूं, नहीं, गलत बात। आप पर आपकी अभिलाषाएं हैं, आपके माता पिता की, आपके बच्चों की, आपकी बीवी की यदि शादी हो गई तो आपकी सर्विस लगने का मतलब यह है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका सुधार होना। आप अपने माँ बाप की जो वो खुशी जो देखना चाहते हो, जो चार धाम से भी बढ़कर है, तो आप एक बढ़िया जॉब पे लगिए
गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो इसको पूर्ण मेहनत के साथ पाइए और उनके समर्पित कीजिए माँ बाप को। आपके बच्चे आपकी उस आशा अभिलाषा से उन्हीं का एजुकेशन, उनका भविष्य जो तय होगा। तो इसलिए फिर दोस्तों आपके सामने ऐसे कोई ऑप्शन रहते नहीं है। तो मेरा तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेंट इससे बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं आपके सामने। तो बिल्कुल आप खुद का ही नहीं, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस गांव सबको एक बढ़िया हिस्सा यदि आप देना चाहते हो अपने इस जीवन में, तो फिर आपको मतलब थोड़ा अपना त्याग बलिदान करना पड़ेगा। टाइम का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा। मेरी बातें कई स्टूडेंटों को तो ऐसे लगती होगी कि हाँ गुरुजी कह रहे हैं। मित्रों बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। खूब सारे विरोधी आपके होंगे। आप कोई गलत काम करिए आइए, परिवार वाले कहेंगे नहीं नहीं हमारे नहीं है, पड़ोस का है मामला ही। पड़ोसी कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो गांव का मामला, हमारे थोड़ी है। गांव वाले कह रहे अरे हमारे गांव में तो रहता ही नहीं है, वो तो पड़ोसी गांव का है। और पड़ोसी गांव वालों को किसी पूछ ले, मेरा साथी भी मान लीजिए उनमें शामिल है, वो तो कहेगा है कौन, नहीं नहीं मैं जानता ही नहीं हूं। अच्छा अच्छा हाँ हाँ एक आध बार सुना था नाम। ये होता है यदि आप कुछ गलत कार्य करते हो। और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट लगते हो तो वादा करता हूं आपसे, आप मेरी बात को नोटिस कर लेना आज ही, कि आपके जो विरोधी हैं वो ही सबसे पहले फेसबुक पे डालेंगे मेरा प्रिय मित्र, मेरे प्रिय भतीजा, मेरा प्रिय भाई। पड़ोसी गांव का व्यक्ति भी, आपको मैंने कईयों को देखा है, पड़ोसी गांव का व्यक्ति भी डालता है मेरे प्रिय मित्र, मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भैया आज इस ज्वाइनिंग लेटर के साथ या फिर आज एक सर्विस ज्वाइन कर लिए। तो बस आप लोगों की सोच को तो छोड़ो, कब विरोध हो जाए कब सहयोग हो जाए। तो इसलिए अपने दिमाग में स्वार्थी हो जाओ आप। किसी की शादी में नहीं जाना तो नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, अपने को कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई खेल रहा है तो खेल लीजिए, अपने को अपनी तैयारी में स्वार्थ पड़ना बनना पड़ेगा। अपना टाइम खराब हो रहा है कहीं पे तो उसको त्यागना होगा अपने को। तो इसलिए दोस्तों, और यही तो फर्क है किताबों और एक टीचर में, जो कि मैं आपको कहना चाहता हूं किताबें ये बातें नहीं कहती है, किताबें ये बातें कह ही नहीं सकती। तो दोस्तों जब मैं आपको इतने गहराई से बातें बता रहा हूं तो आपको भी कुछ अनुभव तो होता होगा कि सही कह रहा हूं गलत। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पे आधी बातें हैं, पढ़ते रहते हैं, जीवन में पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे मैं सेवाएं दे रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। मेरा टाइमिंग रेगुलर शेड्यूल का मंडे टू फ्राइडे तो है 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक। और ऐसे राजस्थान की कल्चर चल रही है। और यदि मैं बात करूं 2 से 3 बजे तक, ये राजस्थान की हिस्ट्री चल रही है 2 से 3 बजे तक। तो 2 से 3 हिस्ट्री और 11:30 से 12:30 तक कल्चर चलती है। प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आपने नहीं लिया है तो मैं बता देता हूं, आपने काफी सारी सुविधाएं खो दी हैं, काफी सारी सुविधाओं से आप वंचित हैं। और यदि आपको इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहना है तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना नहीं भूले। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना नहीं भूले, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन के जो फायदे हैं वो मैं आपको दोस्तों बिल्कुल बारंबार बता देता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों जरूरी है। यहां पे लाइव क्लासेज मिलती है, कई बार आपको रिकॉर्डिंग क्लासेज देते रहते हैं इंस्टीट्यूट वाले, लाइव क्लासेस मिलती है। ऐसी सुविधाएं आपको मिलती नहीं है कहीं पे। टेस्ट सीरीज मिलती है प्लस पे, क्यूज मिलते हैं आपको, यहाँ यूट्यूब पे क्यूज देने की फंक्शन ही नहीं है सर।
डाउट क्लियरिंग सेशन, जिस एग्जाम की तैयारी करो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी वहां पे सिलेबस करवाए जाते। पीडीएफ डाउनलोड, यूट्यूब पे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका मतलब यदि आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो इसका मतलब 20% सेवाएं यूट्यूब पे ले रहे हो अभी तक तो। इसलिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये लोगो लगा हुआ, फिर उसके बाद में उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और गोल में आपको आरपीएससी बनना है, ठीक है, आरपीएससी आपको बनना है। यहाँ पे चाहे आप आरएसएम एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, मतलब जैसे पटवार वगैरह तो ये लेता है ये बोर्ड, उससे कोई मतलब नहीं, आप तो आरपीएससी बनना है। क्योंकि इसमें तमाम एग्जाम्स आगे राजस्थान के एग्जाम्स के लिए आरपीएससी ही बनाया गया है। इसमें दो ऑप्शन है, एक प्लस एक स्पेशल, स्पेशल प्लस, स्पेशल प्लस। तो स्पेशल पे तो यूट्यूब की तरफ फ्री में मिल जाती है आपको क्लास से, और प्लस के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आप गेट सब्सक्रिप्शन मांगेगा वहां पे, और यहां पे क्लिक करते ही आपको पीस के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, तो गुरु दक्षिणा के बिना भी कोई पूरा ज्ञान नहीं मिलता। तो नाम मात्र के शुल्क अनअकैडमी आपसे लेती है, जो नाम मात्र के ही हैं, जो आपको 1 महीने का डेमो लेके देख सकते हो यदि आपको विश्वास नहीं हो तो। ईएमआई भी करवा सकते हो, 6 महीने 12 महीने 24 महीने के कोर्सों पे आपको ईएमआई की सुविधा है, बारी बारी से आप जमा कर सकते हो हर महीने। तो 1 वर्ष का तो आपके 7,000 रुपए, और 2 वर्ष का आपको 8400 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो 1 वर्ष का 7,000, 2 वर्ष का 8400 रुपए चुकाने पड़ेंगे, और उसमें मेरा कोड इस्तेमाल करना गिरिराज 10। तो गिरिराज 10 कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट यहां पा सकते हो। 10% का डिस्काउंट यहां पे आप पा सकते हो। और जो फीस 7,000 है फिर आपको 6300 ही चुकानी पड़ेगी, और 8400 है तो 7560 ही चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड एंटर डाल देना, जिससे आपको ये सुविधाएं भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी मित्रों। तो दोस्तों कोड इस्तेमाल जरूर करें, गिरिराज 10 कोड, ठीक है। तो गिरिराज 10 कोड इस्तेमाल कीजिए, और खुद भी कीजिए और अपने मित्रों को भी अवगत करवा दीजिए। जब भी आप प्लस का जो फायदा यहाँ पे उठा पाओगे, तो क्योंकि आपको मालूम है कि प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आपने नहीं लिया है तो इसका मतलब अनअकैडमी की वो तमाम सुविधाओं से आप अभी परिचित नहीं है। कल आपको मैं यहाँ पे बता रहा था थोड़ा सा, रामनिवास बाग के दर्शन आपको मैंने करवाए थे, ठीक है। तो रामनिवास बाग के दर्शन जैसा कि मैंने आपको करवाए थे कल, तो मालूम है कि भारत के सबसे लंबे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं कि क्या पॉइंट्स आपके रहते हैं, तो बिल्कुल जुड़े रहिए आप सब लोग मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके ये होगी, तो बिल्कुल जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नमस्ते, कैसे हो सब लोग, ठीक ठाक हो।
पहले तो बिल्कुल नमस्ते, राधे राधे, राम राम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो सभी को, जैसा कि अब आपके क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये आपके छाया चित्र मान लीजिए अल्बर्ट हॉल का आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस अल्बर्ट हॉल के इधर में आपको पढ़ा रहा था क्या मित्रों, रामनिवास बाग। ये रामनिवास बाग है जिसे जयपुर जंतुआलय कहते हैं, जयपुर जंतुआलय कहते हैं, ठीक है। तो जयपुर जंतुआलय आप कह दो या रामनिवास बाग कह दो। तो 1868 में ये जयपुर जंतुआलय बना था। राजस्थान का पहला जंतुआलय यही था, राजस्थान का पहला तो ये था, और दूसरा उदयपुर में बना था, राजस्थान का पहला जंतुआलय, ठीक है। और राम सिंह सेकिंड ने बनाया था, जो जयपुर के शासक थे राम सिंह सेकिंड, राम सिंह सेकिंड ने इसको बनाया था जयपुर जंतुआलय को। तो कहाँ पे है ये यहाँ पे है, देखो मित्रों कि ये अल्बर्ट हॉल है, ये अल्बर्ट हॉल भी एक तरह से मैं कह दूं, पहली बात तो अल्बर्ट हॉल भी किसने बनाया था, राम सिंह सेकिंड ने बनाया था, जब ब्रिटेन के राजकुमार आए थे। आजकल तो यहाँ पे इसे एकमात्र ये कह दूं म्यूजियम की संज्ञा दी गई है। तो यहां से इधर की तरफ जाओगे तो रामनिवास बाग आएगा, और इधर की तरफ जाओगे तो चिड़ियाघर आता है इधर। और आजकल आपको मालूम है नाहरगढ़, नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है उसमें इसे शिफ्ट कर दिया गया है, किसे, रामनिवास बाग को। तो मतलब जो नाहरगढ़ के पास में ही है, तो बायोलॉजिकल पार्क में। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1868 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में सवाई राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का पहला जंतुआलय ये था। तो राजस्थान का पहला जंतुआलय 1868 में जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। फिर मैंने दोस्तों आगे बताया था देवी के जय हो, आपको दिख रहे हैं कौन सी देवी है ये मित्रों, ये हैं आपके जो जमुआई माता है, ये दर्शन कर लीजिए आप बिल्कुल जमुआ माता के। फिर मैं तो कितनी बार कर आता हूं, अभी गया था लेकिन इस बार तो पट बंद थे कोरोना के कारण, तो दर्शन कर आइए बिल्कुल। और जमुआ माता के मंदिर का बाहर का दृश्य आपको बताता हूं मैं। देखिए ये जो दृश्य जमुआ माता के मंदिर का जो बाहर का दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है, तो बिल्कुल इस मंदिर के बाहर की दशा भी आप देख लीजिए। और फिर ये अंदर से यहाँ पे पुजारी वगैरह जो यहाँ से आप ये जो स्थान है वहां से आप देवी के दर्शन कर सकते हो यहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल जब भी जाओ, कछुआ वंश की जो कुल देवी है, ये कछुआ वंश है जो आमेर पे राज किया था, और उनकी कैसी देवी है, कुल देवी है, ठीक है। तो कछुआ वंश की जो कुल देवी है उसे जमुआई माता कहते हैं। और आपको मालूम है कि साहब जमुआ माता की बात करें तो देखो ये जो मैंने बताया था कि राजवंश कछुआ वंश की कुल देवी जमुआई माता का मंदिर 35 किलोमीटर दूर जमुआ रामगढ़ की पहाड़ियों में बना हुआ है। और मतलब ये बातें मैंने शायद आपको कल बता दी थी, ठीक है। फिर भी आप एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बातों को। क्या हुआ था कि दूल्हे राय कछुआ था, ठीक है, दूल्हे राय कछुआ। तो दूल्हे राय कछुआ ने मतलब कछुआ वंश की स्थापना की थी, ठीक है, कछुआ वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो दूल्हे राय कछुआ ने कछुआ वंश की स्थापना की थी। और कुल देवी इनकी ये जो कछुआ वंश की जो मतलब ऐसे कहते हैं कि पहले इन्होंने स्थापना की थी वो दौसा में की थी, दौसा में की थी। फिर उसके बाद में इसने जमुआ रामगढ़ पर आक्रमण किया था। जमुआ रामगढ़ उस समय माच प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो जमुआ रामगढ़ को माच प्रदेश का नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो कछुआ वंश की स्थापना की थी दौसा में जमुआ रामगढ़, और ये माच प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
और माच के मीणाओं को मतलब मीणाओं का जो राज यहाँ पे था मित्रों जमुआ रामगढ़ या माच प्रदेश में, तब दुलेराय कछुआ दौसा से आगे बढ़ के, हालांकि राजधानी दौसा को ही बनाई थी, फिर सेकंड राजधानी जब वो विजय हुआ था ना तब बनाई थी उसने। तो मित्रों यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यदि दुलेराय कछुआ की यहाँ पे मैं बात करूं तो कुल देवी का जैसे कहते हैं, इसकी थोड़ी पौराणिक के मान्यता भी है कि जब दुलेराय कछुआ मीणाओं से लड़ रहा था तो पूरी तरह घायल हो गया था, जो पूरी तरह वो जो घायल हो गया, तब उस देवी ने मतलब जमुआ माता ने उनको साक्षात दर्शन दिए, और जमुआ माता ने दर्शन देने के बाद में उसने कहा कि जा तेरी सेना विजय होगी, तेरे घायल सैनिक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिस जगह में दर्शन दे रही हूं वहीं पे मेरा मंदिर बनवाना। तो उसी के देवी के आशीर्वाद से कछुआ जो सेनापति, सैनिक और शासक तीनों मतलब एक तरह से बिल्कुल चुस्त हो गए और मीणाओं से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। तब दुलेराय कछुआ ने उस देवी को जो साक्षात नमन करके और विजय होने के बाद में उन्होंने उसी स्थान पे मंदिर बनाया माच प्रदेश में, मतलब वो पहाड़ी क्षेत्र में आज भी विराजमान है। तो जमुआ माता जो कछुआ वंश की एक तरह से आज भी कुल देवी है, बड़ी मान्यता है यहाँ पे कुल देवी के रूप में। जबकि शीला देवी जो आमेर में बनी वो आराध्य देवी है उनकी, शीला देवी का आराध्य देवी है और ये कुल देवी है। तो दोस्तों कछुआ वंश की कुल देवी जमुआए माता, ध्यान रखना इसको। तो कहते हैं कि वो मंदिर पहले माच प्रदेश का जब फिर जमुआ रामगढ़ कैसे हो गया वो मैं बता देता हूँ। मैं खुद जमुआ रामगढ़ का ही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा आपको बेटर है समझाने की। जमुआ माता के नाम पे तो जमुआए राम के वंशज कछुआ वंश के अपने आप को मानते ही हैं, तो भगवान राम के वंशज अपने आप को जब वो मानते हैं तो इसी के कारण क्या है कि जब रामगढ़ लगा दिया, मतलब जमुआ माता के नाम पे जमुआई और राम के वंशज है तो रामगढ़, तो इस प्रकार से जमुआ रामगढ़ नाम पड़ गया। तो कुल देवी जमुआई माता का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो दुलेराय कछुआ की बात यहाँ पे है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों कछुआ वंश की जो स्थापना यहाँ पे दुलेराय कछुआ ने यहाँ पे की। तो बिल्कुल यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब चलता हूं मैं आगे आगे लेकर। तो ये आपके जो बांध हैं दर से आप देख लीजिए, ये बांध है जमुआ रामगढ़ बांध, जो जमुआ रामगढ़ बांध कहाँ है? ये जमुआ रामगढ़ बांध भी जयपुर में ही है। मतलब जैसे कछुआ वंश की कुलदेवी तो घाटी के नीचे है 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर आगे, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे है वो तो, और उससे पहले 1-1.5 किलोमीटर पहले ही बांध पड़ता है। मतलब जैसे ही आप जाओगे तो घाटी से नीचे उतरते तो जमुआ माता का, इस घाटी के ऊपर ये बांध बना हुआ है, ठीक है। तो जमुआ रामगढ़ बांध माधो सिंह सेकंड ने बनाया था मित्रों। किसने बनाया था? माधो सिंह सेकंड ने बनाया था। ये बांध माधो सिंह सेकंड ने बनाया था मित्रों, ठीक है। तो माधो सिंह सेकंड ने कौन सी नदी पे बनाया था? तो बाण गंगा नदी पर बनवाया था। और क्यों बनाया था? पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जयपुर को, ठीक है। तो बाणगंगा नदी के किनारे बांध बनाओ। बाणगंगा नदी आती है बेराट विराटनगर से, तो वहां से आती है, फिर आगे जाके दौसा भरतपुर की तरफ जाती है। तो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दोस्तों यहाँ पे मतलब माधो सिंह ने मतलब एक तरह से 1897 में बनना शुरू हुआ और 1903 में पूरा हुआ था ये। तो 1897 में शुरू हुआ, 1903 में पूरा हुआ था बांध, 6 साल में बनके तैयार हुआ था। और इसके मतलब बेल्जियम का जो मतलब कांच मंगवाया गया था, इसकी मतलब चुनाई में प्रयोग किया गया था, चुनाई में। अब आप सोचेंगे बेल्जियम के कांचों की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब ये बांध की देखो कितनी भराव क्षमता है, आप ये लगाओ कितना भराव क्षमता इस बांध का है, ये पूरी पहाड़ी तक है, ये चारों तरफ से लबालब हो जाता था। बहुत लंबा चौड़ा बांध है ये। भराव क्षमता आजकल तो खैर कम दिखती है क्योंकि पानी नहीं है, खाली पड़ा है इस समय। तो इस समय नदी भी नहीं आती क्योंकि मार्ग में अवरोध है।
तो लंबा चौड़ा आपके बांध है, तो यहाँ पे मतलब चौड़ाई में बेल्जियम के कांच मंगवाए गए थे। और वो क्यों मंगवाए गए थे? क्योंकि आपको मालूम है कि बेल्जियम के जो कांच थे ना मित्रों, तो वहां पे यदि मैं कांचों की बात करूं, तो मतलब कहते हैं कि भरतपुर के शासकों ने इसका विरोध किया था बांध बनाने का। तो भरतपुर के शासकों ने इस बांध को बनाने का जो विरोध किया ना मित्रों, क्योंकि बांध टूट जाता तो भरतपुर को एक बहुत बड़ा नुकसान दे जाता, तो जान मन माल हाल की जो हानि होनी थी, उसी से बचाने के लिए मतलब ये यहाँ पे यदि मैं बात करूं मित्रों, तो यहाँ पे बेल्जियम के जो मतलब फिर शीशा मंगाया गया, जिससे इसमें चूने का प्रयोग, चूने की मिलावट करके मतलब मजबूती प्रदान हेतु बेल्जियम का कांच लगाया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा दृश्य जो बरसात के दिनों का है, थोड़ा हरियाली हो जाती है। ये जब बरसात आ जाती है ना, तो ये चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो ये तब होता है जब बरसात आती है। ये इलाका, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो थोड़ा नीचे, तो देख सकते हो। ये आप बिल्कुल उस बराव की तरफ आ गए जहाँ पे पानी भर जाता है कोने में आके। यहाँ पे ये देखो इधर से मतलब आपको बिल्कुल ही सूखा सा आपको प्रतीत होगा। ये पूरा दृश्य आपको दिख रहा है यहाँ से। देखो कितना लंबा है ये, पास में फोटो से तो आपको पास में दिख रहा है यहाँ से, लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा भराव क्षमता है। जब 1981 में आपको मालूम है क्या आई थी, राजस्थान में बाढ़ आई थी, तब 1982 में ये पूरी तरह लबालब भर गया था। उस समय ऊपर से पानी जा रहा था एनीकोटो के इधर से। तो मित्रों एनीकेट तो खोलने की आवश्यकता नहीं थी, ऊपर से पानी जा रहा था। तो 1982 में इतना भराव हुआ था कि एशियाई नौकायान प्रतियोगिता यहाँ पे हुई थी। एशियाई नौकायान प्रतियोगिता हुई थी। ठीक है, तो एशियाई नौकायान प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हुई थी 1982 की बात। तो बिल्कुल उस समय की बात। अब आजकल तो ऐसे कहते हैं कि साहब यमुना नदी का पानी यहाँ पे लाया जाएगा, लेकिन आज तक तो आया नहीं। नेता लांगड़ा बस ये बायना करते रहते। पानी क्यों नहीं, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि अवरोध, बांध की भराव क्षमता में इतने निकेट बना दिए गए हैं, इतने अवरोध कर दिए हैं लोगों ने, तो मकान तगाद बना लिए बाणगंगा नदी क्षेत्र में। मैं जब देखता हूँ तो अब एक बात बताओ, या तो उनके मकान ही बन लो या नदी चल लो, तो ये दोनों काम तो मित्रों संभव है नहीं। ठीक है, तो या तो नदी चल ले या बही चल ले। तो इस प्रकार से मैं ये कह दूं कि एक तरह से वर्तमान में इसकी भराव क्षमता का कोई अर्थ यहाँ पे बिल्कुल साधन नहीं है। नेता लोग आते हैं, नेता लोग कहते हैं कि साहब जैसे चुनाव आते हैं तब वादा कर लेते हैं कि साहब इस बांध में पानी आएगा, जैसे चुनाव देख लेना। हर सरकार यही करती है, हर सरकार को मैं देखता रहता हूँ, कोई ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, बल्कि विपक्ष वाले जरूर मुद्दा उठाते हैं, भले विपक्ष की भी सरकार आ जाए ना तो भी वो नहीं बढ़ाए। तो यमुना एनिकेटो को मतलब हो रहा है, अभी देखो कितनी तेज बारिश आई थी, लेकिन जब अवरोधों को ही समाप्त नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? पानी आएगा कहाँ से? कहते हैं यमुना नदी से लाने का प्लान है। जो बरसात आ रही है उसको तो पानी को आ ही नहीं रहा, यमुना नदी से लाओगे? ये तमाम बातें हैं कि छोड़ो, अपने को क्या है। प्रयास सरकार को करना चाहिए, जनता वोटों में को जवाब दे देती है। ठीक है, खैर कोई नहीं। और ये देखिए, मैं जैसे मैं बता रहा था आपको, ये बता दिया मैंने, माधो सिंह दित्ते ने बनाया था 1897 से 1903 तक, 6 वर्षों में बना था। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों, और ये फिर मैंने कल आपको शायद लास्ट में ये बात भी बताई थी थोड़ी सी, कि जो ये मंदिर है वो है शीतला माता का। ठीक है, शीतला माता के बारे में मैंने आपको बताया था। शीतला माता जिसका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? चाकसू में, जो चाकसू तहसील है जयपुर की। तो चाकसू जयपुर में शीतला माता का ये जो मंदिर आपके बना हुआ, बड़ा ही दर्शनीय मंदिर है। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं, काफी सारे स्टूडेंट देख के भी आए होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल मनोरम दृश्य हैं। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, एक डूंगरी है सील की डूंगरी। ठीक है, तो सील की डूंगरी है, और उसी सील की डूंगरी पे ये जो मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सील की डूंगरी चाकसू में। और देवी का एक और मंदिर भी है,
जो नाइला है, ठीक है, नाइला कहाँ पे है? जयपुर में। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव है नाइला। तो यहाँ भी मतलब देवी का जो मेला लगता है यहाँ नाइला में भी। सील की डुंगरी में प्रधान है तो पीठ मान लीजिए। और ये जो आपके दर्शन शीतला माता के हुए, तो बिल्कुल शीतला माता के दर्शन कर लीजिए आप भी, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अवगत करा देता हूँ कि किस प्रकार से देवी से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। पहली बात तो ये कि शीतला माता की बात करें मित्रों, तो सील की डूंगरी पे मतलब इसे एक तो चेचक की देवी कहते हैं, ठीक है, चेचक की देवी, चेचक की देवी कहते हैं, बड़ी या जिसे आप छोटी माता कह दो तो उसकी भी देवी कहते हैं, बड़ी माता या छोटी माता आप कह दो तो बड़ी या छोटी माता की जो देवी भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मैं बात करूं शेडल माता कहते हैं, शेडल माता। इसके अलावा बोदरी की देवी, जिसे मतलब बोदरी किसे कहते हैं? छोटी माता। बोदरी की देवी भी कहते हैं, ठीक है, महामाई भी कहते हैं। और इसके अलावा बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। बच्चों की क्या कहते हैं? संरक्षिका भी कहते हैं। तो ये कुछ जो नाम है आपके सामने, चेचक की देवी, बड़ी या छोटी माता, सेडल माता, बोदरी की देवी, महामाई, बच्चों की संरक्षिका देवी भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो चेचक की देवी, बड़ी या छोटी माता, सेडल माता, बोदरी की देवी, महामाई, बच्चों की संरक्षिका देवी भी इसे कहते हैं। तो ये तो है देवी के उपनाम, ठीक है। और देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखो एक मंदिर तो गोगुंदा में भी स्थित है। गोगुंदा कहाँ पे? उदयपुर में। तो ये शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है दोस्तों, शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है वो मतलब गोगुंदा में स्थित है, उदयपुर में, ठीक है। अब देखो इस मंदिर की बात करें, जो पुजारी होते हैं वो तो कौन से होते हैं? कुमार होते हैं। शीतला माता के जो पुजारी होते हैं मित्रों वो तो होते हैं कौन है? कुमार जाति के होते हैं। और इसकी जो सवारी होता है वो होता है गधा, ठीक है। ये खास बात ये है कि भाई माधो सिंह ने तो खैर इसके निर्माण की बात थी ही, भाई माधो सिंह जो शासक था पष्ट वाला, ब्रह्मारामगढ़ बांध वाला नहीं, तो माधो सिंह पष्ट था ये, जिसने सवाई माधोपुर भी बसाया था। तो मतलब ये एकमात्र देवी है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो एकमात्र देवी जिसे खंडित मूर्ति की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना, खंडित मूर्ति की पूजा यहाँ पे की जाती है। तो ये जो खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है तो ये देवी है आपकी, एकमात्र देवी है यहाँ पे। जैसे आपके कोई मूर्ति खंडित हो जाए ना तो आप घर पे नहीं रखो, चेंज कर देते हो, लेकिन यहाँ पे खंडित मूर्ति की यहाँ पे पूजा की जाती है मित्रों, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है एक एक पॉइंट्स को बारीकी से कि खंडित मूर्ति की पूजा यहाँ पे की जाती है। अब आता है यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पे, यदि हम बात करें मेला, ये बहुत जरूरी है, मेला भी
आपको याद होना चाहिए मेला कब बढ़ता है। तो मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो मतलब जब क्या मनाया जाता है, ठीक है, शीतलाष्टी। तो शीतलाष्टी मतलब शीतलाष्टी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मतलब यहाँ पे शीतलाष्टी मनाई जाती है, जो शीतलाष्टी के नाम से यहाँ पे जो पूजा जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात है, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टी, तो ये जो मेला बढ़ता है मित्रों, ठीक है। तो शीतलाष्टी बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो यहाँ पे जो मेला बढ़ता है एक जिसे बांसोड़ा भी कहते हैं। बांसोड़ा क्या होता है, जब ठंडा भोजन बनता है, अपने रात को ही बना लेते हैं, तो ठंडा भोजन का जो भोग लगता है, तो वो ध्यान रखना है, ठंडा भोजन का जो भोग यहाँ पे लगता है मित्रों, ठीक है। तो ठंडा भोजन का जो भोग यहाँ पे लगता है देवी के, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपके जैसे मैं बात करूं प्रतीक चिन्ह, देवी के जो प्रतीक चिन्ह है वहां पे यदि मैं बात करूं तो उसे जाठी कहते हैं, मतलब खेजड़ी वृक्ष से आप इसे कह दो। तो खेजड़ी वृक्ष या जाठी मतलब मैं यहाँ पे कह दूं तो देवी के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे पूजा जाता है मित्रों, ठीक है। तो ये तमाम बातें मतलब शीतला माता को लेकर है मित्रों। शीतला माता का जो मंदिर बना हुआ है वो ये आपको ध्यान ही है, वो तो तमाम बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जयपुर जिला दर्शन आपके एक तरह से यहाँ पे चल रहा है, और दोस्तों बिल्कुल आपको ध्यान रखना है एक एक पॉइंट्स को, ठीक है। तो दोस्तों चलें आगे। टाइम जैसे कि बढ़ रहा है लगातार, और क्लास का जो टाइमिंग है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नमस्ते सभी प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो, टकाटक हो? सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तीनों दिन ही आपके शुभ होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो आप ये क्या है, दूसरा मतलब आप को मैं नया पहल के तहत पढ़ा रहा हूँ, ये आप देखते ही ये समझ जाओ कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। भाई गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं ये आपको ऑटोमेटिक ही मालूम पड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो है गोविंद देव जी, तो ये हैं गोविंद देव जी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, गोविंद देव जी, ठीक है। ये इनका प्रवेश द्वार है। ये अभी तो मैं गया था लास्ट बार, तब तो बकुले नहीं थे, फिर आप प्रवेश कर जाओगे तो ऐसे चलना पड़ेगा आपको, फिर ऐसे दर्शन, फिर ये देखो ये थोड़ा बाहरी आवरण, फिर ये अंदर वाला दे, ठीक है। और इस प्रकार से आप फिर दर्शन करोगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो भोग लगते हैं ये हमेशा लगते, झांकियां निकलती है, मतलब गोविंद देव जी की झांकी बड़ी प्रसिद्ध है, सुबह और शाम की ये झांकी बड़ी मनोरम होती है मित्रों, बहुत ही शानदार झांकी आपकी होती है, एक तरह से लगा लीजिए बड़ी दर्शनीय होती है। तो गोविंद देव जी की झांकी आपने देखी होगी, तो बिल्कुल मनोरम दर्शन लिए हुए हैं, और ये गोविंद देव जी को मेरा साक्षात नमन, आशीर्वाद सभी पे बनाए रखें, ठीक है मित्रों। यहाँ पे कुछ बातें मैं बताता हूँ कि गोविंद देव जी की जो मूर्ति थी पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, पहले कहाँ पे थी? वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में पुनः स्थापित किया था। देखो दोस्तों वृंदावन में मंदिर बनाया था वो बनाया था मानसिंह ने, ठीक है। और जबकि जयपुर में मंदिर बनाया था वो बनाया था सवाई जयसिंह ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वृंदावन में जो मंदिर बनाया था वो बनाया था मानसिंह ने,
और जयपुर में बनाया था वो सवाई जयसिंह ने बनाया था। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सिटी पैलेस के परिसर में ही गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। गोविंद देव जी कछवा वंश के कैसे देव है? आराध्य देव। ठीक है, जो राजमहल या सिटी पैलेस के उत्तर में स्थित है। तो गोविंद देव जी कछवा वंश के आराध्य देवता हैं, तो ध्यान रखना, आराध्य देवता है। देखो दोस्तों, आगे की तरफ की यदि बात करें, सिटी पैलेस के पीछे की ओर गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है। गोविंद देव जी जो यहाँ पे ये जो कछुआ राज परिवार के इष्ट देव हैं, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण 1735 में किया था। तो 1735 में गोविंद देव जी के मंदिर का जो यहाँ पे निर्माण किया गया था मित्रों। देखो हुआ क्या, चैतन्य, यहाँ पे देखो चैतन्य के चेलों ने मतलब कहते हैं कि मुगलों के, क्योंकि उस समय औरंगजेब का जो काल था, उसने मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। तब क्या हुआ, मतलब मूर्तियों को वृंदावन के आसपास छुपा दी गई, जिसमें गोविंद देव जी की प्रतिमा भी थी। ठीक है, तो गोबा टीला नामक जो स्थान पे गोस्वामी नामक कृष्ण भक्त ने उसको खोजा फिर बाद में। और 1563 में गोस्वामी का जब निधन हो गया, तो मान सिंह ने 1590 में विशालतम एक भव्य मंदिर वहां पे वृंदावन में बनाया था। तो जब औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था दोस्तों, ये जो काल आप लगा लीजिए, ये समय था जब ये तोड़ा गया, उस समय मतलब 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का काल था। और औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वो एक तरह से लगा लीजिए कि हिंदू विरोधी नीतियां उसने अपनाई थी, जो मुगलों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना था। और आने वाले शासकों के आगे तो इतना संकट आ गया, क्योंकि कहीं भी मान लीजिए, आज भी मान लीजिए, यदि धर्म विरोधी नीति आप अपनाओगे तो यहाँ पे वो आपका पतन निश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ पे जो गोविंद जो मैं बात करूं, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़ाना स्टार्ट कर दिया। तभी तो मेवाड़ के राज सिंह और उसके मध्य कितने विवाद हुए थे। सब एक चीज आपको और बताऊं कि मुगलों में सबसे शिक्षित बादशाह औरंगजेब था, पढ़ा लिखा बादशाह। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में ही थे। लेकिन करे क्या फिर उसमें, ऐसी स्थिति में, मतलब औरंगजेब की इस विरोधी नीतियों को देखते हुए दोस्तों, तो तमाम बातें ऑटोमेटिक ही होती गई। और अंततः ये बात सामने आई, और यहाँ पे कि औरंगजेब ने, यहाँ तक औरंगजेब की यदि मैं बात करूं, तो फिर यहाँ पे आपको सामने परिणाम आ ही चुके थे कि पतन का जो कारण बन गया। ठीक है, तो कोई नहीं, आपको मैं और बातें जो गोविंद देव जी के मंदिर की चल रही थी। चंद्रमहल के सामने जयसिंह ने ये जो विशाल मंदिर बनाया, ठीक है, तो जय निवास जो स्थान था, वहां पे गोविंद देव जी की प्रतिमा रखी गई। 1715 से 35 तक गोविंद देव जी का जो मंदिर बना, खासतौर पे 1735 यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं कि एक कई जो कहावतों में कहते हैं कि साहब जो सपने में आए बताए था, जो गोविंद देव जी के दर्शन उनको हुए, और उसी हिसाब से उसने वो मंदिर बनाया था दोस्त। अब मैं ले चलता हूं आपको नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क। मतलब नाहरगढ़, आजकल देखो नाहरगढ़ जूलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जो भी पार्क आप कहते हो, तो जूलॉजिकल जो पार्क का ये प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है मित्र। ठीक है, तो ये जो प्रवेश द्वार आपके नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का दोस्तों, मतलब 2016 में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया था। हालांकि 2013 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि जयपुर जंतुआलय की बात करें, जयपुर जंतुआलय में क्या थी, एक तो जगह भी कम थी, जैसे अल्बर्ट हॉल के पास की बात है, फिर उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। और खास तौर पे जैसे एलिफेंट सवारी, और आप यहाँ पे मतलब विचरित करते हुए जीव देख सकते हो, वहाँ पे इतनी जगह है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए एक विशेष, जैसे वास्तव में ही आपको लगे कि हाँ, कि ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए, तो नाहरगढ़ दिल्ली रोड पे है। जैसे आप जयपुर से आओगे ना इधर, तो जैसे आमेर से क्रॉस जाओगे, तो आमेर से पास में यही है। ठीक है, तो नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क।
तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण एलिफेंट सवारी, मैंने बताया था ना हाथी सवारी, क्योंकि हाथी गांव है यहाँ, हाथी गांव है, कुंडा आमेर में है ये, जयपुर में कुंडा आमेर में हाथी गांव स्थित है। तो बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण एलिफेंट सवारी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो हाथी सफारी के लिए ये लोकप्रिय है, जिसका निर्माण 2003 में शुरू हुआ, 16 में जाके मैंने बोला था भी कि 13 से लेकर 16 तक चला। तो वसुंधरा राजे ने मतलब इसका एक तरह से उद्घाटन किया था मित्रों। तो बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि जून 2016 में रामनिवास जो जयपुर चिड़ियाघर को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मतलब स्थानांतरित कर दिया गया है, तो मतलब ये बात ही तुम्हें बता रहा था, ठीक है। दोबारा देख लीजिए यदि आपके समझ में नहीं बैठा कि नाहरगढ़ प्राणी उद्यान का निर्माण 2013 में शुरू हुआ और मार्च 2016 में वसुंधरा राजे ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देखो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कुल 220 प्रकार के पक्षी, 450 दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 220 प्रकार के पक्षी, 450 दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे देखने को मिलती है मित्रों। तो बिल्कुल आपने ये देखा होगा, और मैं बातें आपके सामने लेके आऊंगा एक से बढ़कर एक, कहीं आपको कोई समस्या यहाँ पे होने वाली नहीं है मित्रों, ठीक है। काफी सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ से एक एक पॉइंट्स की अध्ययन अपने बड़े शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं अगले पॉइंट के रूप में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मित्रों। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता अपने जीवन में यदि आप अपना लेते हो तो दोस्तों ये लगा लीजिए, आपको जीवन में कभी किसी प्रकार का डर, बे जो आपकी मेहनत से आप घबराते हो, वो कभी आपके सामने आएगी ही नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहीं भी आपको किसी प्रकार की जो समस्या ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। और मित्रों मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, ना जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कमी रह गई है देखो सुधार करो, क्या कमी रह गई है देखो सुधार करो, जब तक न हो सफल नींद चैन को त्याग दो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्याग दो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम,
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात जीवन में नोटिस कर लेना। कभी कोशिश करने वालों की ये हार नहीं होती। तो दोस्तों ठीक है, और अपनी किस्मत को इतनी आपको मेहनत के आगे देखो, ये बात भी बहुत ही शानदार में लगती है, इसलिए मैं बार बार आपको सुनाता रहता हूँ। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सपने पूरे नहीं होने दे। अपने हौसलों को इतने मजबूत कर लो, अपने दिमाग को इतना सतर्क कर लो कि आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, अरे दोस्तों, यदि आप मेहनत वास्तव में करते हो तो आपको जीवन में कोई रोक नहीं सकता। अपनी काबिलियत पे शक मत करो, काबिलियत पे भरोसा कीजिए। तो दोस्तों, किस्मत को नाम देके आप काबिलियत पे शक करते हो तो आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। यदि आप किस्मत की वासला देकर यदि शक करोगे तो कितनी मेहनत कर लो, आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, अपनी काबिलियत पे भरोसा हमेशा रखो। रोको, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल, हमने मंजिल कहाँ पे है। अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे और न हारेंगे कभी, यहीं किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। यहीं किसी और से नहीं, खुद से वादा किया। सपने देखना हक है तुम्हारा, सपने देखना हक है तुम्हारा, उन्हें सच करना जुनून है तुम्हारा, उन्हें सच करना जुनून है तुम्हारा। मत सुनो उनकी जो कहते हैं किसी से कम हो तुम, अरे उनकी मंजिल को पाना जज्बा है तुम्हारा, अपनी मंजिल को पाना जज्बा है तुम्हारा। और इसी के साथ एक और ध्रुव की तरफ आपको मैं ले चलता हूं मित्रों, ये ले चलता हूं। और ये जो ध्रुव है, देख लीजिए कौन सा है। यदि आपके बैठता है तो दिमाग में चेक कर लीजिए। इतने सारे वे का फोटो में आपको दिखा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, अब तो के नाम ही आ गया। ये है जयगढ़ ध्रुव, ये जयगढ़ ध्रुव है मित्रों। जयगढ़ दुर्ग है जो आपको जयपुर का एक मनोरम दृश्य बताते हुए सामने है आपके जयगढ़ दुर्ग। तो बिल्कुल इस जयगढ़ दुर्ग की देख लीजिए आप किस प्रकार से हैं। ये हाथी आपके उतरते हुए, जैसा कि हाथी सवारी भी प्रसिद्ध है। ये कुछ अंदर का दृश्य आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से है ये, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप किस प्रकार से, ये दृश्य भी बड़ा शानदार आपको दिख रहा है। तो जयगढ़ दुर्ग की बात चल रही थी मित्रों। ये एक तो किस श्रेणी में आता है वो आप ध्यान रखिए, किस श्रेणी में इसे माना जाता है। तो जयगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। अरावली पर्वत श्रेणी में चिल्का टीला या चिल्खा टीला हिल्स ऑफ ईगल पर स्थित ये संकट मोचक दुर्ग है। तो इस दुर्ग की बात कर रहा हूं मित्रों, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मतलब जयगढ़ दुर्ग की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो जयगढ़ दुर्ग भी अपने आप में राजस्थान के जो कल्चर की बात करें तो यहाँ पे बड़ा ही मनोरम दृश्य आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जयगढ़ दुर्ग को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो पहली बात तो एक क्वेश्चन तो यहीं पे तैयार हो गया कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में है, चिल्की पहाड़ी पे ये स्थित है, ठीक है। चलो अब निर्माण श्रीमाण की बात कर लेते। डॉक्टर हरनाथ सिंह कहते कि मान सिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ किया गया, जबकि मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। और इसी के कारण मतलब पूर्ण निर्माण करवा दो या पूर्ण करवा दो, तो इसी के कारण मतलब उसने वर्तमान स्वरूप दिया, इसी कारण इसे जयगढ़ दुर्ग कहते हैं। जगदीश सिंह गहलोत, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कुंवर देवी सिंह मंडावा के अनुसार निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया था। लेकिन अब आपके सामने कंफ्यूज हो गया, कुछ इतिहासकार कहते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, कुछ कहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपसे ये पूछे कि निर्माता कौन थे, तो मानसिंह ही था।
तो वर्तमान स्वरूप किसने किया था? मिर्जा जयसिंह ने। ठीक है, मान सिंह ने करवाया था निर्माण, और इसी के कारण इसका नाम फिर जयगढ़ पड़ गया था, क्योंकि जयसिंह के नाम पर जयगढ़ पड़ गया था। एक बात तो ये ध्यान रखना है। यहां पे यदि मैं बात करूं, ये जयगढ़ दुर्ग है, और इसके अंतर्गत एक जो दुर्ग बना हुआ अंदर में, इसे विजयगढ़ी दुर्ग कहते हैं। और यहां पे जैसे राजस्थान के इतिहास में है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर दुर्ग बना हुआ वो है कटारगढ़। तो जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत तो विजयगढ़ी दुर्ग बना हुआ अंदर, तो ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले, जिसे लघु अंत दुर्ग कहते हैं, मतलब छोटा दुर्ग है जी। तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही विजयगढ़ी दुर्ग है, और कुंभलगढ़ दुर्ग है ना जो राजसमंद में है, उसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ। तो दुर्ग के अंदर ये दो दृश्य आपके राजस्थान में है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कुछ और बातें आपके सामने आती है दोस्तों। यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि संकट मोचक दुर्ग इसे, जैसे मैंने बताया था कि संकट मोचक दुर्ग इसे कहते हैं, तो तोप डालने का जो कारखाना जयगढ़ दुर्ग में मान सिंह ने लगाया था। ध्यान रखना, तोप डालने का कारखाना मान सिंह ने लगाया था, जय बाण तोप पे आपके जयसिंह ने लगाई थी। तोप डालने का जो कारखाना मानसिंह प्रथम ने 1527 में लगाया था। लेथ मशीन भारत की एकमात्र जो अकेला जहां बैलों से चलने वाली लेथ मशीन पे तोप बनाने की मशीन स्थित है। लेथ मशीन पर आधारित ये है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं जेबाण तोप, जेबाण तोप की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे तोप डालने का कारखाना तो मानसिंह ने लगा दिया, लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूं 1720 की बात है मित्रों, सवाई जयसिंह द्वितीय ने मतलब एक तरह से जेबाण तोपे का निर्माण यहाँ पे करवाया था। बड़ी शानदार तोप है ये, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कि जयगढ़ में ही रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है मित्रों, आप खुद आइडिया लगाओ कितनी बड़ी तोप है, कि मतलब इसकी जो नाल की लंबाई तो है 20 फुट। ये नाल की लंबाई कितनी है? 20 फुट लंबी है ये। गोलाई मतलब 8 फीट है, और ऊंचाई है मित्रों 7.5 फुट है। और इस तोप की लगभग 50 टन तो इसका वजन है। आप खुद आइडिया लगा लीजिए, 50 टन वजन कितना हो गया मित्रों? 50 किलो के 11 इंच व्यास वाले गोले को यहां से दागा जा सकता है, और 22 मील इसकी मारक क्षमता है। तो 22 मील मतलब जो मारक क्षमता यहाँ पे इस गोले की है, तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए 22 मील। आगे यदि मैं बात करूं कि इसका जो प्रशिक्षण किया गया मित्रों, तो एक ही बार इसको चलाया गया है। जेबाण तोप का जो परीक्षण किया गया, तो गोला एक बार चलाया गया जो चाकसू में जाके गिरा, 50 किलोमीटर दूर जाके गिरा था इसका गोला, जिसमें आज भी मतलब वहां पे एक तालाब बन गया था। दोस्तों कहते हैं कि जेबाण की नली पर जो नक्काशी की गई, उसके मुंह पर तो हाथी पृष्ठभाग और हाथी और पृष्ठभाग पर पुरुष युगल और मध्य में वल्लरियों के चित्र बने हैं। इसको 360 डिग्री में से किसी भी दिशा में फायर किया जा सकता है। और मैं ये कह देता हूं कि आप खुद आइडिया लगाना कि जयगढ़ दुर्ग की बात है, तो इस दुर्ग में मतलब यदि इस तोप के बारे में कहते हैं कि जब इसको चलाया गया था, तो पतीले में मतलब पानी रखना पड़ता था, क्योंकि आवाज इतनी दांसू थी जब वो चलाता, तो रास्ते मतलब एक पशु पक्षियों की गर्भपात हो गया था तेज आवाज के कारण। तो मतलब चलाने वाले को घोड़ा लगाने के बाद में पानी में कूदना पड़ा था, यदि उनकी जान बचानी थी।
तब प्रशिक्षण हुआ था बड़े जैसे की सबसे बड़ी तोप है जेबाण तोप, आज भी रखी हुई है। तो मित्रों ये ध्यान रखना, जन श्रुति के अनुसार जयपुर के कछुआ शासकों ने अपना खजाना यहीं रखा था। ऐसे भी कहते हैं लोग, मिला किसी को नहीं आज तक। जयपुर के कछुआ शासकों ने अपना खजाना इसी में छुपाया था, और जिसी की खोजबीन हेतु 1975-76 की बात है, इंदिरा गांधी ने इस किले में खुदवाई कराई थी खजाने की। अब मिला नहीं मिला ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने मतलब इस किले की खुदाई का कार्य करवाया था 75-76 में। ये तोप देख लीजिए, जेबाण तोप। यहाँ पे तो आपको छोटी सी दिख रही है, लेकिन जब वास्तव में आप आकलन करोगे तो बड़ी लंबी चौड़ी ये है। अभी तो आपको छोटी सी दिख रही है यहाँ पे, और दिखे भी क्योंकि ये तो खैर चित्र विशेष में आपको दिख रही है मित्रों, ठीक है। तो ये था आपके एक तरह से मैं यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से मैं बात करूँ, ये आपके जो दुर्ग हो गया कौन सा, जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आप जुड़े रहिए मेरे साथ अनअकैडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की दुनिया में। और जयपुर दर्शन जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था, ये बात आप देख लीजिए, मैंने पहले भी आपको बताई थी, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राह बदल जाती है। ये मैंने अभी उदाहरण भी दिया था इस बारे में कि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगा तो वो सभी आलोचक जो आपसे दूर भाग रहे थे वो सब आपके पड़ोस में आके बैठ जाएंगे मित्रों। तो इसलिए आप कभी भी इस बात से घबराया मत करो जीवन में कि आपकी आलोचना होगी, ये होगी, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए ये क्या है, एक और दुर्ग जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत आपके आता है, वो है आमेर का दुर्ग। ये है आमेर फोर्ट, जो आमेर में ही है, जयपुर में पास में ही है। ऐसे तो आमेर तहसील भी है, लेकिन वहीं पे है, ज्यादा दुर्ग जाने की आवश्यकता। तो आमेर दुर्ग, और ये जो झील है ना, इसे कहते हैं माउठा झील, ठीक है। तो माउठा झील कहते हैं। अभी तो बारिश के कारण पूरा ही भर चुका है, और भी शानदार लगता है अभी तो ये आमेर का दुर्ग का ये दृश्य एक और देख लीजिए किस प्रकार से आपको प्रतीत हो रहा है मित्रों। तो ये आमेर का दुर्ग है यहाँ पे एक और देखिए दृश्य आप देख लीजिए किस प्रकार से, मतलब बाहर से ही आपको एक निराला सा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बड़ा मनोरम दृश्य प्रतीत होता है यहाँ से। देखो ये देख लीजिए आप, बिल्कुल ये रहा आमेर का दुर्ग, ठीक है। बड़ा शानदार सा इसे चमकता है, जब इस पे आप देखोगे ना प्रकाश पड़ता है। तो आमेर के किले की बात करें तो मतलब ये सोने की तरह ही चमक जाता है। और ये माउठा झील है, ठीक है, माउठा झील। यहीं पे केसर कारिया भी बनी हुई, केसर कारिया, माउठा झील है ये। इस दुर्ग में जाओगे ना तब पहले ही पड़ेगा, देखो ये जा रहे लोग, यहाँ जा रहे हैं इस प्रकार से ऐसे आके। तो एलिफेंट सवारी प्रसिद्ध, हाथी से जाते हैं लोग, ठीक है। मेरा साथी तो एक दो बार गया था जो पैदल ही जाए। तो आमेर दुर्ग, जिसे आमेर का किला भी कहते हैं, आम्बेर का किला भी कहते हैं, जो जयपुर में स्थित है, तो जो कि आमेर खेलो, ठीक है। तो इसके बारे में है, तो एक तरह से आप ये कह दो पहली बात तो कि ये पहाड़ी पे स्थित है, इसी कारण इसे गिरि दुर्ग की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, कई कहावतें भी है, क्या है तो देखो कि यहाँ पे चिल्का टीला जो नामक एक पहाड़ी है निकट पे, तो स्थित एक अंबिकेश्वर मंदिर बना हुआ है। उस अंबिकेश्वर मंदिर के नाम भगवान शिव के उस रूप के बारे में बताया गया है जो मंदिर में स्थित है। तो मतलब एक तरह से उसी के नाम पर आमेर, फिर आमेर पड़ा। कुछ कहते हैं कि नहीं साहब ये नहीं है, बात ऐसी है कि माँ दुर्गा का पर्यायवाची होती है अम्बा।
और माँ दुर्गा का मंदिर यहाँ बना हुआ है, उसी के नाम पे अंबा और आमेर पड़ा था। जो भी है जी, तो अलग अलग नाम आपके सामने आती है, अंबावती, अमरपुरा, अंबर, अमरदाद्री, अमरगढ़ आदि नामों से। ठीक है, तो बिल्कुल कर्नल जेमस्टोड एक बात और कहते हैं यहाँ पे कि भगवान राम के वंशज जो मतलब जो पुत्र थे कुश, लव और कुश के वंशज ही तो कछुआ बताते हैं। तो ये कहते हैं, आज भी इस बात की प्रमाणित करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये पहाड़ी हो गई ना, एक तो ये ध्यान रखना चिल की पहाड़ी पर ये ध्रुव बना हुआ है। दोस्तों आमेर जयपुर नगर की सीमा में स्थित एक उपनगर है जो मीणा राजा आलन सिंह ने बसाया था यहाँ पे, आलन सिंह ने। तो 967 ईस्वी तक इस नगर में शासन किया। फिर 1037 में कछुआ वंश की स्थापना हो ही चुकी थी। तो देखो यहाँ पे अब आपको देखना है कि जो किले का नाम था वो आमेर था। निर्माण की तिथि थी 1589। निर्माण को कार्य पूर्ण होने में 1727 मान सिंह, सिरजा जय सिंह, सवाई जय सिंह तक यह निर्माण चले थे। लेकिन मुख्य रूप से मान सिंह ने इस किले का जो निर्माण शुरू किया था। तो 1589 आपको निर्माण की तिथि यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो निर्माण की जो तिथि आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। तो बिल्कुल निर्माता कौन हो गया यहाँ पे, तो मान सिंह था। ठीक है, आमेर के किले की बात करें तो मान सिंह था, और जो ये निर्माण हुआ है वो आपके हुआ है 1589 ईस्वी में। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं कि जैसे कि आपको मालूम है 2013 की बात है, 2013 में यूनेस्को ने इसे क्या घोषित किया, तो यूनेस्को ने मतलब एक तरह से विश्व धरोहर घोषित किया। ठीक है, तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर का मतलब दर्जा दिया। तो यूनेस्को ने 2013 की बात है, तो मतलब विश्व धरोहर का दर्जा यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे जो प्रवेश द्वार की बात है उसकी भी बात करते थे, चांदपोल। ठीक है, तो आमेर के दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे मित्रों जैसे कि मैं बात करूं कि जो चांदपोल है, ठीक है, तो मित्रों जैसे कि मैं बात करूं चांदपोल है जो कि प्रवेश द्वार है। तो ध्यान रखना चांदपोल ये क्या है, दुर्ग का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है। ठीक है, तो प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है, चांदपोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहीं पे मतलब एक तरह से इसको यदि मैं बताऊं कि यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि आमेर के नगर के महल में आम जन के प्रवेश का मुख्य दरवाजा जो पश्चिम मुखी है चंद्रोदय होने के कारण इसे चांदपोल कहा जाता है, जो कि सबसे ऊपर की मंजिल पर यहाँ पे नौबत खाना भी बना हुआ है। नौबत गारा क्या है कि एक संगीत का ऐसा ही रूप होता है, मतलब नौबत खाने के अंतर्गत ढोल, तबला, नगाड़े आदि बजाए जाते हैं। तो ढोल, तबला, नगाड़े आदि की धुन बजाई जाती है। तो नौबत एक प्रकार का संगीत होता है। तो ध्यान रखना नौबत एक प्रकार का संगीत था। नौबत नवाजी की ये परंपरा सिकंदर मान के समय से ही आरंभ हो चुकी थी। तो नौबत एक प्रकार का क्या था मित्रों, संगीत था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना नौबत खाना यहाँ पे स्थित है। एक यहाँ पे जो मुख्य रूप से शीश महल है जो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दीवाने आम जिसे आप क्या कह देते हो, दीवाने आम, जहाँ पे आम लोगों को बैठने के लिए मतलब एक तरह से यहाँ पे जो सुविधाएं थी तो वो आपको ध्यान रखना है, जो दीवाने आम, ठीक है, जिसे आप कह दो शीश महल। ठीक है, तो दीवाने आम के दो या शीश महल के दो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दीवाने आम या शीश महल। ठीक है, तो दीवाने आम आमेर के आकर्षणों में दीवाने आम के सॉरी दीवाने खास, माफ करना दीवाने आम नहीं दीवाने खास। ठीक है, दीवाने खास है ये। तो दीवाने खास से जिसे शीश महल कहते हैं, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 1621 से 67 तक इसका निर्माण करवाया था। और मंदिर के कांच के सुंदर जड़ाई हेतु
मतलब इसे शीश महल कहते हैं। बनाने में बेल्जियम का कांच मंगवाया गया था और एक मोमबत्ती जलाई जाए तो पूरे शीश महल में चमक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो बेल्जियम का जो कांच प्रयोग में किया गया था। ठीक है, तो बेल्जियम से कांच मंगवाया गया था। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। तो बेल्जियम का जो कांच यहाँ पे प्रयोग में लाया गया 21 से 67 तक बना था। मतलब ये मतलब जैसे पड़ोसी राजा यहाँ पे आते थे तो पड़ोसी शासकों के लिए मान लीजिए एक तरह से जैसे शासक आते थे तो उनके लिए ठहर ठहराव का एक तरह से यहीं पे मीटिंग होती थी। एक तरह से मैं कह दूं सीधी भाषा में, तो यहीं पे मीटिंग का जो घराना था एक तरह से। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये जो मंदिर है आपको मालूम है कौन सा है? ये बड़ा जो शीला देवी का मंदिर है। ठीक है, शीला देवी का मंदिर है। तो दोस्तों कछुआ वंश की जो आराध्य देवी इसे कह दो। ठीक है, कछुआ वंश की कौन सी देवी है? आराध्य देवी है शीला देवी। तो आमेर महल के अंदर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जो हिंदू धर्म की देवी शीला देवा को शीला माता को समर्पित है, जिसे कालिका माता के मान सिंह बड़े भक्त थे तो वो मूर्ति उन्होंने बंगाल से लाई थी। ठीक है, तो शीला देवी की मूर्ति मान सिंह ने बंगाल के राजा जो केदार को पराजित करके जसोर नामक स्थान से लाई थी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल जो कहते हैं जिसके बारे में यदि मैं बात करूं तो ये कुछ दृश्य आपको और बता देता हूं कि दीवाने आम, शीश महल, गणेश पोल, सुख निवास, जैस मंदिर, दिलाराम बाग, मोहन बाड़ी अम्बेर के किले में आकर्षणों में स्थित है। ठीक है, देखो दोस्तों आमेर के किले के ऊपर दूसरी पहाड़ी पर जयगढ़ बना हुआ है जो मैंने भी बताया था आपको। तो दूसरी पहाड़ी पर जो जयगढ़ बना हुआ है जिसे राजा जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो वो आपको उसका पुनर्निर्माण बताया था मान सिंह के काल में शुरू हुआ था और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिनसे मतलब गुप्त रूप से बाहर निकलने के लिए बनवाया था। तो जयगढ़ दुर्ग और आमेर का दुर्ग दोनों जुड़े हुए हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं चित्र बताता हूँ, ये देखो आपको भी पता लग जाएगा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ से देखो ये जो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो ये आमेर का दुर्ग है और पीछे एक और दुर्ग दिख रहा है आपको, वो है आपके जयगढ़। और ये हो गया कौन सा? आमेर का। तो दोनों के मध्य 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है वहां पे। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य जो 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है उससे ये जुड़े हुए हैं, आप लगा लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों लंबी चौड़ी कहानी यहाँ पे आमेर के इतिहास में मतलब इनको जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, काफी सारे पर्यटक जैसा कि मैं बता रहा था कि जून 2013 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर का जो दर्जा यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो जून 2013 की बात है, विश्व धरोहर की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। तो कुछ और बातें मैं नाहरगढ़ दुर्ग के सॉरी आमेर दुर्ग की आपको बता देता हूँ। एक जगत शिरोमणि मंदिर जो आपको मैंने बताया नहीं अभी, तो जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और इस जगत शिरोमणि मंदिर की बात कर दो, इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो जगत शिरोमणि मंदिर कह दो या मीरा मंदिर कह दो, ये आमेर में बना हुआ है और इसका जो निर्माण करवाया था रानी कंकावती ने कराया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? रानी कंकावती ने, जगत शिरोमणि मंदिर। और ये किसकी रानी थी? राजा मान सिंह की जो रानी थी। ठीक है, तो मान सिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत की याद में, ठीक है, तो जगत की याद में, और जगत कौन था? उनका पुत्र था। तो पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनाया था जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो जगत सिंह की याद में मतलब इन्होंने मंदिर बनाया
और जिसे मीरा मंदिर भी यहाँ पे कहते हैं मित्रों। तो मीरा मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वो काले रंग की जो मूर्ति लगी हुई है, काले रंग की क्या है जो मूर्ति लगी हुई है, जो मीराबाई पूजा करती थी। तो मीरा जो पूजा करती थी, मतलब एक तरह से मैं कह दूं मीराबाई भी कृष्ण भगवान को, हालांकि उनके पति का नाम था भोजराज जो खानवा युद्ध में मारे गए, उसके बाद में मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। तो कृष्ण भगवान को जब उन्होंने पति मान लिया मित्रों, ठीक है, तो कृष्ण भगवान को जब उन्होंने पति माना, तो कहते हैं कि मतलब काले रंग की पत्थर की मूर्ति वो पूजा करती थी। तो बाद में मतलब इसी मूर्ति को जिस मंदिर में पधराया गया था, जगत शिरोमणि मंदिर में, इसी कारण इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, और एक जो आपके यहाँ पे मैंने पहले बताया था माउंठा झील है ना, वो बड़ी प्रसिद्ध है, और माउंठा झील में ही केसर कारियां लगाई गई है। ठीक है, केसर की, केसर जानते हो तुम, केसर की क्यारियां, तो केसर की क्यारियां यहाँ पे लगाई, जो दुर्ग के मतलब नीचे ही था, मैंने भी दिखा दिया था। ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे गणेश पोल स्थित है एक, आमेर के दुर्ग में गणेश पोल, जिसे फर्ग्यूसन ने एक बात बोली थी, फर्ग्यूसन ने, कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है, आमेर के दुर्ग का गणेश पोल दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दरवाजा इसे कहा था, गणेश पोल को, फर्ग्यूसन ने। तो दोस्तों आमेर का इतिहास में आमेर का किला भी आपके समझ में आया होगा, जैसे मैं पढ़ाया हूं, कि आपको लगा होगा कि वास्तव में गुरुजी सही पढ़ाए हैं। दोस्तों मेरी तो कोशिश से यही रहती कि आपको बेटर दिया जाए, और भी बेटर में जितनी कोशिश आपके लिए रहेगी मैं दूंगा मित्रों, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। और हमेशा ही आपको मतलब मैं तो ये चाहता हूं और देता रहता हूं बढ़िया से बढ़िया जो प्रयास मेरे रहते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका अगला दुर्ग यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उसको आप खुद ही देखिए कौन से दुर्ग की बात यहाँ पे चल रही है। तो बिल्कुल अब देखिए नेक्स्ट जो दुर्ग आमेर में है, या जयपुर में एक नार, अपने देख लिए जयगढ़ दुर्ग देख लिए, अपने आमेर के देख लिए, अब तो एक ही बचा, वो कौन सा है देख लीजिए, आराम से देखिए, ये इसका अंदर वाला दृश्य, बिल्कुल अंदर वाला दृश्य भी ये देखिए, बिल्कुल शानदार, क्या इमारतें हैं वास्तव में, बड़ी मस्त सुंदर, वास्तव में एक्सीलेंट। ये देख लिए पूरा शहर, यहाँ से आप खड़े हो जाएंगे पूरा जयपुर शहर ही दिख जाएगा। यहाँ आप खड़े हो गए ना, तो ये लगा लीजिए आपको पूरा जयपुर शहर दिख गया है, यहाँ से पूरा जयपुर शहर ये देख लो आराम से। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हो कितनी तरीके से ये दुर्ग बनाए जाते थे पहाड़ियों पर। तो देखो इस नारगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं अपने, अरावली पर्वतमाला के एक छोर में जयगढ़ है, दूसरी तरफ नारगढ़ है। 1734 में सवाई जयसिंह ने नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मित्रों। तो नारगढ़ दुर्ग के जो निर्माता थे 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, तो सवाई जयसिंह ने करवाया था, और जयपुर के पहरेदार के रूप में नारगढ़ किले को जाना जाता है, जयपुर के पहरेदार के रूप में इसे जाना जाता है मित्रों। कुछ उपनाम से आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे उपनाम है। तो इसे सुलक्षण दुर्ग कहते हैं, सुदर्शनगढ़ कहते हैं, टाइगर किला कहते हैं, जयपुर ध्वजगढ़ कहते हैं, जयपुर का मुकुट कहते हैं, महलों का दुर्ग कहते हैं, मीठड़ी का किला कहते हैं। तो बिल्कुल सुलक्षणगढ़, सुदर्शनगढ़, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर मुकुट, महलों का दुर्ग और मीठड़ी का किला। ठीक है दोस्तों, तो सुलक्षण दुर्ग, सुदर्शनगढ़, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर मुकुट, महलों का दुर्ग और मीठड़ी का किला। एक बार वापस देख लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफी सारे आते हैं आपके भाई। सुलक्षण दुर्ग, सुदर्शनगढ़, टाइगर किला, जयपुर ध्वजगढ़, जयपुर का मुकुट, महलों का दुर्ग, मीठड़ी का किला, ये कहते हैं नाहरगढ़ को। ठीक है,
और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया, तो भव्य सुदर्शन जयपुर का मुकुट के समान इसे कहते हैं, इसलिए सुदर्शनगढ़ इसे कहते हैं। एक बात और कहते हैं कि सुदर्शन श्री कृष्ण का जो मंदिर बना हुआ है उसी के नाम पर सुदर्शनगढ़ इसे कहा गया है। दोस्तों आपको मालूम है कि इस दुर्ग की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे कुछ बात से आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दुर्ग में नारगढ़ नाम से अधिक प्रसिद्ध है ये। संभवतः कहते हैं कि नारसिंह जो भूमिया के नाम पर ये नाम पड़ा था, मतलब इसका जो नाम पड़ा था नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था, जिसका स्थान किले की प्राचीन में प्रवेश द्वार के निकट ही बना हुआ है। और इस दिन के निर्माण के संबंध में जनश्रुतियां हैं कि महाराजा सवाई जयसिंह ने जब अपनी नव स्थापित राजधानी जयपुर को बनाई तब सुरक्षा के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया। जुझार नारसिंह ने किले के निर्माण को ध्वस्त उपस्थित मतलब विध्वस्त उपस्थित किया और मतलब कहते हैं कि जैसे ही दुर्ग का निर्माण किया जाए और रात्रि को वापस ध्वस्त हो जाता था, तो उसी की याद में यहाँ पे फिर वहां पे मतलब प्रवेश द्वार की बात है, वहीं पे नारगढ़ भूमिया की जो समाधि या फिर स्थल बनाया गया और इस प्रकार से मतलब एक तरह से नारगढ़ नारसिंह भूमिया के नाम पे इस दुर्ग का नाम पड़ा। तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण किया क्यों था ये भी देखिए, मराठों के आक्रमण से बचने हेतु, सुरक्षा हेतु 1734 में सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो गिरी दुर्ग की श्रेणी में है, ये मराठा के आक्रमण से रक्षा हेतु किया गया क्योंकि उस समय मराठों के आक्रमण ज्यादा बढ़ गए थे, तो 1734 में सवाई जयसिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। एक और बात है, नारगढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ है, तो ध्यान रखना सुदर्शनगढ़, और नारसिंह भूमिया के नाम पे पड़ी गया। और क्या विशेषताएं हैं कि नारगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह की एक खास बात है कि ये 9 परिमिकाओं होती 9 महलों का निर्माण है। मतलब जो नारगढ़ दुर्ग में उसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, तो ये जो 9 महल है वो उन्होंने अपनी प्रेमिकाओं के लिए बनाए हैं, एक समान ही 9 महल बनाए गए हैं। तो माधो सिंह ने बनाए थे अपनी प्रेमिकाओं के लिए या 9 प्रेयसियों के लिए कह दो आप, तो 9 महलों का निर्माण यहाँ पे करवाया था। गेटोर की छत्रियां, गेटोर की छत्रियां जयपुर में कछुआ शासकों की छतरी है, तो नारगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो जयपुर में कछुआ शासकों की छत्रियां, गेटोर की छत्रियां आपसे पूछ ले तो जयपुर में है, नारगढ़ दुर्ग में स्थित है। जैविक उद्यान नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो यहीं पे स्थित है किले की पहाड़ी क्षेत्र में। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ और बेहतरीन बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ, बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अब मैं जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत अंतिम चरणों में आपसे करना चाहूंगा। क्या क्या जयपुर की कुछ खास विशेषताएं हैं। ज्यादा टाइम तो खैर मैं आपका लूंगा नहीं, लेकिन अब मैं जो खास बातें आपके लिए कर देना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए उन दिलचस्प बातों को सुनने के लिए। पहली बात तो ये बताओ कि जयपुर शहर बसाया किसने था। रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, बसाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी और कब की थी, 18 नवंबर की डेट याद रख लेना, 1727 को। ठीक है, और जयपुर शहर की बात करें तो वास्तुकार कौन थे, तो वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य था। वास्तुकार कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य। तो ध्यान रखना वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था, जबकि यहाँ पे नींव रखी थी ना, वो रखी थी जगन्नाथ पुंडरीक ने। जयपुर शहर की जो नींव रखी थी जगन्नाथ पुंडरीक ने रखी थी। तो वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य, नींव रखी थी जगन्नाथ पुंडरीक ने। विद्याधर भट्टाचार्य की बात करें तो बंगाली ब्राह्मण था।
वास्तुकार। और ये था आपके महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे जगन्नाथ पुंडरीक। यदि दोस्तों मिर्जा इस्माइल का नाम यहाँ पे नहीं लिए तो फिर अपने को फिर गड़बड़ हो जाएगा। मिर्जा इस्माइल तो जैसे मिर्जा इस्माइल की मैं बात करूं तो ये मानसिंह सेकंड था ना, जो भारत आजादी के दौरान थे। तो मानसिंह फर्स्ट अलग, मानसिंह सेकंड का पीएम था, ये प्रधानमंत्री कहते थे उस समय, पीए पॉलिटिकल एजेंट, सॉरी माफ करना। तो मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता कहते हैं, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता। तो आधुनिक जयपुर शहर का जो निर्माता इसे कहते हैं। तो वापस देख लो, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि जयपुर शहर बसाया था सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाली ब्राह्मण था। नींव रखी थी जयपुर की जगन्नाथ पुंडरीक ने जो महाराष्ट्र के थे। मिर्जा इस्माइल जो मानसिंह सेकंड के समय थे। आधुनिक जयपुर शहर का जो निर्माता इसे कहते हैं मिर्जा इस्माइल को। ठीक है, तो आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ चर्चा चले। जयपुर टोटल 7 दरवाजों में बटा हुआ है। कितने दरवाजे जयपुर शहर के? 7 दरवाजे हैं, जिसमें मैं बात करूं सांगानेरी गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, चांदपोल गेट, सूरजपोल गेट, इसके अलावा चांदपोल सूरजपोल घाट गेट। ठीक है, कितने हो गए? 5। अजमेरी गेट, चांदपोल आ गया, सूरजपोल आ गया, घाट गेट आ गया, न्यू गेट, 3 तो इधर है, 4 5 जोरावर सिंह गेट, जोरावर सिंह गेट जो इधर से जाते हैं। तो 7 गेट हैं जयपुर शहर के, 9 चौकड़ियों में बटा हुआ है। ठीक है शहर। और यहाँ पे मैं बात करूं अशोक विहार, संजय उद्यान, ये मरगवन स्थित है। ठीक है, जमारामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, जमारामगढ़ जो मैंने बताया था वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं स्थित है। इसके अलावा मैं बात करूं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, अभी बताया था नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये भी जयपुर में स्थित है। अशोक विहार संजय उद्यान भी यहीं स्थित है जो मरगवन है। ठीक है, जयपुर जंतुआलय है ही। देखो दोस्तों, आगे की तरफ बढ़े। 2019 की याद रखना आपको, जुलाई 2019, जुलाई 2019 को जयपुर परकोटे को, जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। जो जयपुर का परकोटा है ना, जो ये मतलब एक तरह से जो अंदर की तरफ जयपुर शहर है, तो वो जो चारों तरफ से परकोटा बना हुआ है जो कि गेटों से क्रमबद्ध होते हुए, उसे जुलाई 2019 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब कुछ बातें और है जो जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत ही आपको मैं बता दूं। देखो, महावीर कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर में, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, ये राज्य का पहला है, राज्य का पहला महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में स्थापित है। जो राजस्थान से ही नहीं, यूपी बिहार मतलब काफी दूर दूर से पेशेंट आते हैं महावीर कैंसर हॉस्पिटल। बहुत शानदार हॉस्पिटल है और जवान जेलन मार्ग पे है ये। ठीक है,
तो ये भी ध्यान रखना है। देखो हाईटेक लाइब्रेरी की बात करूं, इसमें मैंने इतना पढ़ा है हाईटेक लाइब्रेरी में, आपको मैं बताऊं हाईटेक लाइब्रेरी, ये हाईटेक लाइब्रेरी है चौड़ा रास्ता में जयपुर में। ठीक है, मैंने मतलब वहां पे टेबलों पे जमीन के नीचे वहां पे खूब मैंने पढ़ाई की थी मित्रों, हाईटेक लाइब्रेरी। तो वहां भी मैंने खूब पढ़ाई की हाईटेक लाइब्रेरी में, तो चौड़ा रास्ता में ही है। ठीक है, तो ये राज्य की मतलब जिसे हाईटेक लाइब्रेरी घोषित किया गया है। और यदि बात करें नेक्स्ट पन्ना मंडी, पन्ना मंडी जो जयपुर वाली की बात कर रहा हूं मैं, तो ये विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी है ये। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी है, जयपुर में है। एक पाव रजाई कला भी प्रसिद्ध है जयपुर की, पाव रुई में बनती है पाव रजाई कला, तो पाव रजाई कला भी जयपुर की प्रसिद्ध है मित्रों, ध्यान रखना पाव रजाई कला पूछ ले। एक सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, बगरू की छपाई प्रसिद्ध है। तो ये दोनों आप ध्यान रखना, सांगानेर तहसील है, बगरू है, तो यहाँ पे सांगानेर व बगरू की छपाई प्रसिद्ध है जयपुर में। एक सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? सांगानेर जयपुर में है, जो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? जयपुर में है। तो राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ध्यान रखना। इसके अलावा जयपुर की बात करें तो तीज की सवारी, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव, पतंग महोत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो तीज की सवारी और पतंग महोत्सव आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही कहाँ की है? तो जयपुर की है मित्रों। ठीक है, तो तीज की सवारी आपको ध्यान रखना है, पतंग महोत्सव आपको ध्यान रखना है, तो दोनों ही दृष्टियों से आपके सामने मतलब ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है मित्रों। और बातें करें, एक नाइला गांव है, नाइला गांव है जो कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये इंटरनेट से जुड़ने वाला, इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला क्या है? गांव है। तो इंटरनेट से जुड़ने वाला जो पहला गांव है वो मित्रों कौन सा है? नाइला गांव है। तो ध्यान रखना, इंटरनेट से जुड़ने वाला जो पहला गांव है वो नाइला गांव है। ठीक है, तो नाइला गांव कौन सा है? इंटरनेट से जुड़ने वाला जो पहला गांव जिसे कहते हो तो वो है नाइला गांव। तो नाइला गांव हो गया आपको इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, आगे की बात करें, जैसे मित्रों यहाँ पे यदि मैं बात करूं जयपुर जंतुआलय राजस्थान का, वो तो मैं बता ही दिया आपको। एक मतलब जयपुर फुट, जयपुर फुट है ना, जो कि एक तरह से कृत्रिम अंग है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर फुट या कृत्रिम अंग जो हाथ पैरों से संबंधित बनाए जाते हैं, ये पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध है जयपुर फुट।
तो ध्यान रखना, जयपुर फूट पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ के हैं, जयपुर की बात है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, जयपुर फूट जिसे कृत्रिम अंक की संज्ञा दी गई है। चलो दोस्तों, और पॉइंटों की तरफ बढ़े, और जैसे कि पहला महिला विद्यालय, महिला विश्वविद्यालय की बात करें, जैसे महिला विश्वविद्यालय, तो महिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है, ये जयपुर में ही है, जिला महिला विश्वविद्यालय, जो आपके एक तरह से मैं कह दूं, ठीक है। तो महिला विश्वविद्यालय की बात करें, तो जैसे ज्योतिराव महिला विश्वविद्यालय है, मतलब ज्योतिराव फूले महिला विद्यालय, ठीक है। तो ज्योतिराव फूले महिला विद्यालय यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ज्योतिराव फूले महिला विश्वविद्यालय की बात है, तो बिल्कुल इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, और क्या जो महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। तो दोस्तों, उत्तर पश्चिमी रेलवे, NWR, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे का जो मुख्यालय है 2002 में खोला था जयपुर को। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, ये उत्तर पश्चिमी रेलवे NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 2002 में जयपुर में खोला गया था। एक और बात आपको मैं बता देता हूं कि जो दुर्गापुरा में है, जो पूरे देश का एकमात्र बृहस्पति मंदिर है, बृहस्पति जो मंदिर है, तो वो आपके कहाँ पे है, दुर्गापुरा में, जयपुर में, देश का एकमात्र बृहस्पति जो मंदिर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो देश का एकमात्र जो आपके बृहस्पति मंदिर है, ठीक है। देश का एकमात्र बृहस्पति मंदिर है। और बातें मैं बताता हूं, जैसे आयात निर्यात पार्क, ये देखिए राजस्थान का पहला आयात निर्यात पार्क है। तो राजस्थान का जो पहला आयात निर्यात पार्क की बात मैं करूं, यहाँ पे राजस्थान का पहला आयात और निर्यात पार्क, तो ये कहाँ पे है, सीतापुरा में है, सीतापुरा जयपुर में राजस्थान का पहला आयात निर्यात पार्क है, ध्यान रखना, ठीक है। एक का यहाँ पे यदि मैं बात करूं, जैसे विश्व के सबसे बड़े सिटी पैलेस की मैंने बात बताई थी आपको कल कल भी, सिटी पैलेस की, तो सिटी पैलेस में सबसे बड़े जो चांदी के पात्र यहाँ पे रखे हुए हैं, एशिया के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े जो चांदी के पात्र, वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। इसके अलावा मित्रों, जो पक्षी चिकित्सालय हैं, तो पक्षी चिकित्सालय जो जैन संस्था द्वारा चली गई है, जो राज्य की प्रथम है, ये राज्य का प्रथम पक्षी चिकित्सालय भी कहाँ बना हुआ है, जयपुर में, जो सांगानेरी गेट आओगे ना, तो वहीं पे आपके बना हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल, और एक भारत का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम,
तो भारत का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम जो सवाई मानसिंह स्टेडियम की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम भारत का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो आपके कहाँ पे जयपुर में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपके ब्लू पोट्री की बात है, ब्लू पोट्री कला, ये मतलब चीनी बर्तनों पे की जाती है, चीनी बर्तनों पर की जाती है। और किस रंग की जाती है? तो नीले रंग की जाती है। और ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत को। तो कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है मित्रों। ब्लू पोट्री का जादूगर कौन है? कृपाल सिंह शेखावत को। वैसे मानसिंह ने लाहौर से लाई थी ये कला, लेकिन सबसे ज्यादा विकास वैसे राम सिंह के शासन काल में हुआ था, राम सिंह सेकंड के काल में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पहला आकाशवाणी केंद्र, राजस्थान की पहली बात कर रहा हूं मैं, आकाशवाणी केंद्र जो आपके 1955 में जयपुर में ही स्थापित किया है, पहला आकाशवाणी केंद्र। इसके अलावा पहला दूरदर्शन सेवा, पहली दूरदर्शन की बात करें, दूरदर्शन सेवा की बात करें, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, दूरदर्शन सेवा। तो दूरदर्शन सेवा की यदि मैं बात करूं तो 1977 में जयपुर से ही शुरू की गई थी, ठीक है। तो आकाशवाणी केंद्र 1955 से जयपुर में, दूरदर्शन सेवा 1977 की बात है, वो जयपुर से, ठीक है, शुरू की गई थी। और देश की राज्य की पहली, मतलब एक तरह से मैं कह दूं पहली महिला डाकघर यहां पे स्थापित किया गया, पहली महिला डाकघर यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। और पहला महिला बैंक यहाँ पे स्थापित किया गया, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करें तो महिला रोजगार कार्यालय भी स्थित है यहाँ पे, महिला रोजगार कार्यालय। तो पहला महिला डाकघर, पहला महिला बैंक, महिला रोजगार कार्यालय, ये सब जयपुर में ही है, ठीक है। तो पहले महिला डाकघर, ये तमाम बातें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ पॉइंटों की और चर्चा मैं कर दूं, तो जैसे मैं बात करूं पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता जो महाविद्यालय है वो राज्य का पहला यहीं पे स्थित है, तो वो आपको ध्यान रखना, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर वाला, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है आपको ये जरूरी ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट्स की बात यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं, जैसे टिंडा मंडी, जैसे टिंडा मंडी की बात करें यहाँ पे, जैसे टिंडा मंडी है, तो टिंडा मंडी कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो टिंडा मंडी है शाहपुरा में, ठीक है। तो टिंडा मंडी प्रसिद्ध है शाहपुरा की। इसके अलावा आंवला मंडी, आंवला, तो आंवला मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आंवला राज्य की पहली आंवला मंडी है चोमू में, चोमू में आंवला मंडी है। टिंडा मंडी शाहपुरा की है, ठीक है। टमाटर मंडी,
टमाटर मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी की प्रसिद्ध है, जयपुर में। तो टिंडा मंडी कहाँ पे? शाहपुरा में। आंवला मंडी चोमू की, ठीक है, और टमाटर मंडी बस्सी की है। आंवला चोमू में, टमाटर बस्सी, टिंडा मंडी शाहपुरा में, ठीक है। और यहाँ पे इंदिरा गांधी नगर है। अचरोड़ का नाम आपने सुना होगा, तो अचरोड़ में देश का पहला इंदिरा गांधी नगर है। इंदिरा गांधी नगर विकसित किया गया अचरोड़ में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख ली हैं, ठीक है। फुलेरा एशिया का मतलब सबसे बड़ा मीटर बेज का मतलब रेलवे, सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है ये। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का कारखाना यहाँ पे स्थित है। तो बिल्कुल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है दोस्त। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो तो आपके समझ में तो आ रही है ना मित्रों? कहीं आपके कोई समस्या तो यहाँ पे नहीं हो रही ना? ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके हो रही हो कि नहीं साहब ये चीज हमारे समझ में नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको मैंने बताई। एक एक पॉइंट्स को बारीकी से मैंने समझाया, जितनी मेरी हो सकी उतनी कोशिश मैंने की है। जयपुर जिला दर्शन आज संपन्न हुआ, और क्योंकि लंबा चौड़ा जो मैटर जयपुर जिला दर्शन का था, इसलिए मित्रों जरूरी था कि आपको इस प्रकार से मुझे समझाना। तो बिल्कुल जैसा कि आपको बताया कि मैंने वो तमाम बातें आपके सामने रखी, ज्यादा से ज्यादा बेटर आपको पढ़ाने की बात यहाँ पे की। तो बिल्कुल दोस्तों आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि आपको जैसे मैं बात बता रहा हूँ कि आज ज्यादा से ज्यादा आपको समझा दूं, संतुष्ट कर दूं, ये मेरा उद्देश्य है दोस्तों। और बिल्कुल यदि मेरे साथ आप जुड़े रहो तो राजस्थान जीके की तो बाल की खाल निकाल लेंगे। एक एक पॉइंट्स को ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप खुद अचंभित हो जाएंगे। ये जो चित्र है, इस प्रकार से जो तरीके मैं आपके सामने लाऊंगा निराले से, तो आपको और बेटर यहाँ पे लगेगा कि हाँ वास्तव में जो पढ़ाने का तरीका था वो बड़ा नाइस था, निराला था। कोई सी भी क्लास को आप मिस मत किया करो, क्योंकि जब आप क्लास मिस कर जाते हो तो बहुत बड़ी तकलीफ आपके सामने ये आ जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक पॉइंट्स को यदि हम अपने देखें तो आज जयपुर जिला दर्शन संपन्न हुआ, लेकिन अभी 32 जिले बचे हुए हैं। मैंने वो तमाम बातें जितनी हो सकी आपके सामने लाने का जो प्रयास मैंने किया है, और भी आगे और बेहतर आपको देने की जैसे कि मैं कोशिश यहाँ पे रहेगी मित्रों। तो बिल्कुल मेरे ऊपर आप भरोसा रखिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होने दूंगा, इतना मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल दोस्तों आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, फिर आपसे मेरी मुलाकातें होती रहेगी। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपसे मेरी मुलाकात नेक्स्ट डे होगी, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, नाइस डे। आपका जीवन शुभ बीते, आपका जीवन मंगलमय हो, आप आने वाली भर्तियों में